समय सन 2150। ये वो दौर था जब इंसान ने सितारों तक रास्ता तो बना लिया था, लेकिन उसकी गरीबी और लालच ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। इस अनंत ब्रह्मांड के एक सुनसान कोने में एक अजीब और रहस्यमयी चांद तैर रहा था, जिसे लोग द ग्रीन मून के नाम से जानते थे। दूर से देखने पर यह मून किसी हरे भरे जन्नत जैसा शांत लगता था, लेकिन इसकी खूबसूरती बस एक छलावा थी। हकीकत में ये एक मौत का कुआं था। इस मून का वातावरण इंसानों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था। यहाँ की हवा में ऑक्सीजन के बजाय इनविजिबल जहरीली धूल के कण और बैक्टीरिया तैरते थे। अगर कोई गलती से भी बिना हेलमेट के यहाँ सांस ले ले तो उसके फेफड़े कुछ ही सेकंडों में खत्म हो सकते थे। इस रहस्यमयी जहरीले चांद के जंगल की गहराइयों में अजीबो गरीब जीवों के अंदर ऑरेलैक नाम के कीमती पत्थर पनपते थे। ये जेम्स इतने रेयर और वैल्यूएबल थे कि सिर्फ मुट्ठी भर पत्थर किसी की भी 7 पुश्तों की गरीबी मिटा सकते थे। अंतरिक्ष के गहरे सन्नाटे में एक विशालकाय जहाज तैर रहा था, जिसके नीचे लटका हुआ था एक पुराना खस्ताहाल ड्रॉप पॉड। इस तंग कैप्सूल के अंदर का माहौल काफी तनाव भरा था। डेमन, जो अपने मिशन को लेकर जुनूनी था, मैप्स और कोऑर्डिनेट्स चेक कर रहा था, जबकि उसकी बेटी सी अपने हेडफोन्स लगाए दुनिया से कटी हुई कुछ लिख रही थी। डेमन उसे टोकते हुए कहता है, हेडफोन्स हटाओ सी, हम ड्रॉप जोन के पास हैं, फोकस करो। सी बेमन से हेडफोन्स उतारती है। डेमन उसके सूट की स्ट्रैप्स को कसकर चेक करता है और समझाता है, ये मिशन हमारे लिए सब कुछ है। अगर हमने वो ऑरेलैक पत्थर ढूंढ लिया तो हमारा सारा कर्ज माफी हो जाएगा। बस अपने सूट की सील मत खुलने देना, बाहर की हवा मौत है। तभी शिप का कंप्यूटर सिग्नल देता है। डेमन एक गहरी सांस लेता है और रिलीज लीवर खींचता है। एक भारी मैकेनिकल आवाज के साथ उनका छोटा कैप्सूल उस बड़े शिप से अलग हो जाता है और गहरे अंतरिक्ष में गिरने लगता है। शुरू में सब शांत था, लेकिन जैसे ही कैप्सूल उस अनजान मून की ग्रेविटी में फंसता है, वो तेजी से नीचे खींचने लगता है। जैसे ही वो ग्रीन मून के वातावरण से टकराते हैं, पूरा कैप्सूल बुरी तरह हिलने लगता है। अंदर वार्निंग लाइट्स जलने लगती है, लोहे की बॉडी खड़खड़ाने लगती है और शोर इतना तेज हो जाता है कि कानों के पर्दे फट जाए। बाहर की तरफ देखें तो वो पॉड उस जहरीली हरी धुंध और तूफानी हवाओं को चीरते हुए एक आग के गोले की तरह नीचे आ रहा था। डेमन चिल्लाता है, टक्कर के लिए तैयार रहो। और आखिरकार हवा को काटते हुए उनका कैप्सूल उस अनजान चांद के जंगल की सतह पर लैंड करता है। इंजन शांत पड़ जाते हैं। डेमन के सर पर उधारी का इतना बड़ा पहाड़ था कि ये मिशन उसके लिए करो या मरो की सिचुएशन बन चुका था। वो जानता था कि अगर वो खाली हाथ लौटा तो उसे मार दिया जाएगा, इसलिए मौत के डर से बड़ा उसके लिए वो लालच और जरूरत थी। दोनों जैसे ही अपने कैप्सूल से बाहर कदम रखते हैं, उनके सामने घना और रहस्यमयी जंगल फैला होता है। पहली नजर में यहाँ की हवा सुकून भरी लगती है, लेकिन असल में इसी हवा में मौत घुली हुई थी। डेमन अपनी बेटी सी के साथ सारे जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स उठाकर इस अनजान और खतरनाक चांद पर उस बेशकीमती खजाने की तलाश में आगे बढ़ जाता है। जैसे जैसे ये दोनों जंगल के भीतर जाते हैं, उन्हें चारों ओर एक अजीब और डरावनी शांति महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है मानो इस घने जंगल की गहराइयों से कोई उन्हें लगातार देख रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उनकी नजर जमीन पर पड़ी एक स्पेस सूट पहने सड़ी हुई लाश पर पड़ती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये लाश यहाँ काफी समय से पड़ी है। ये मंजर इस बात का सबूत था कि इस नरक जैसे चांद पर उनसे पहले भी कई लोग आए थे उस कीमती पत्थर की तलाश में, लेकिन लौटना हर किसी की किस्मत में नहीं था। डेमन वहीं रुककर आसपास की गहराई से जांच शुरू करता है। उसे उम्मीद थी कि शायद यहीं उसे वो चीज मिल जाए जिसके लिए वो इतनी दूर आया है, और कुछ ही देर में उन्हें अपना पहला निशान मिल भी जाता है। लेकिन यहाँ माइनिंग का मतलब चट्टाने तोड़ना नहीं था। दरअसल ये ऑरेलैक जेम्स जमीन के भीतर छिपे अजीबोगरीब मांस जैसे जीवों के पेट में पनपते थे। डेमन बेहद सावधानी से उस ऑर्गेनिक पॉड को काटता है, जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन कर रहा हो, क्योंकि एक छोटी सी गलती उस कीमती जेम को हमेशा के लिए बेकार कर सकती थी। सी बड़े ध्यान से अपने पिता को यह घिनौना काम करते हुए देख रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि यही गंदा और खतरनाक काम उनकी आजादी की चाबी है। ऑरेलैक जेम उस जीव के मांस और नसों से बुरी तरह चिपका होता था। अगर उसे जबरदस्ती खींचा जाता तो वो टूट सकता था या खराब हो सकता था। इसलिए डेमन एक खास केमिकल डालता है, जिससे जेम के आसपास का मांस धीरे धीरे पिघलने लगता है। डेमन उस घिनौनी चीज के अंदर हाथ डालता है और एक अजीब सी चिपचिपी परत बाहर निकालता है। फिर बेहद सावधानी से उसे काटता है और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वो कीमती जेम निकाल लेता है। डेमन अपनी बेटी से कहता है कि इस एक पत्थर की कीमत करीब 10,000 होगी। इस पर सी थोड़ी राहत की सांस लेते हुए कहती है कि 10,000 में तो उनके सारे कर्ज चुकाए जा सकते हैं। लेकिन डेमन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसी की बात बीच में काटते हुए कहता है कि इस एक जेम से बस उनकी टिकट और पॉड का किराया ही निकलेगा। कर्ज का ब्याज इतना ज्यादा है कि ये पैसा पानी की तरह बह जाएगा। हम यहाँ सिर्फ बराबरी करने नहीं आए हैं, हम यहाँ अमीर बनने आए हैं। लेकिन सी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि एक बड़ा जहाज इस चांद के चक्कर लगा रहा है और तय समय पर वापस उनके ऊपर आएगा।
सी इसी बात से डर रही थी कि अगर उसके पिता लालच में और अंदर जंगल में चले गए और उन्होंने वो स्लिंग बैग मिस कर दिया तो फिर कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा, जहाज चला जाएगा और ये दोनों इस जहरीले नरक में तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। कुछ देर बाद सी कैंप से थोड़ी दूर घने जंगल में जाती है। उसके हाथ में 3-4 भारी बोतलें होती हैं जिनमें वही केमिकल भरा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसके हेलमेट के रेडियो में अजीब सी खड़खड़ाहट गूंजती है और उसी रेडियो पर डेमन की घबराई हुई आवाज आती है जो उसे चेतावनी दे रहा था कि 2 अनजान लोग बंदूकें लेकर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। सी तुरंत छिप जाती है और देखती है कि एक आदमी जिसका नाम एजरा था उसके पिता को धमका रहा है। एजरा डेमन से सख्ती से सवाल करता है कि तुम कौन हो और यहाँ किसकी इजाजत से माइनिंग कर रहे हो। डेमन समझ जाता है कि वो फंस चुका है। वो अपने औजार नीचे रखता है, घुटनों के बल बैठ जाता है और कांपती आवाज में झूठ बोलता है कि वो कोई लुटेरा नहीं है, अभी अभी लैंड हुआ है, रास्ता भटक गया था, उसके पास ना कोई माल है ना कोई जेम और वो चाहे तो सब कुछ चेक कर सकता है। लेकिन एजरा की नजर डेमन के बूट्स और गियर पर टिकी हुई थी। उसे साफ दिख रहा था कि डेमन झूठ बोल रहा है। सी दूर छिपकर ये सब देख रही थी, अपनी गन को कसकर पकड़े हुए और सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी डेमन अपनी जान बचाने के लिए आखिरी दांव खेलता है। वो कहता है कि उसके पास ऐसी चीज है जो उनकी सोच से भी कहीं बड़ी है। उसके पास क्वींस लेयर की लोकेशन है, यानी ऑरलैक जेम के सबसे बड़े खजाने की जगह। उसने स्कैन किया है, उसे पता है कि वो कहाँ है। वहां इतना ऑरलैक है कि वो कोई मामूली माइनिंग साइट नहीं बल्कि पूरा रिटायरमेंट प्लान है। डेमन कहता है कि अगर एजरा ने उसे मार दिया तो वो राज भी उसके साथ मर जाएगा, लेकिन अगर वो पार्टनर बन जाएं तो दोनों इतना कमा सकते हैं कि अपनी खुद की दुनिया खरीद लें। वो एजरा से पूछता है कि उसे ये कबाड़ चाहिए या पूरी तिजोरी, और वो 50-50 बांट सकते हैं। क्वींस लेयर का नाम सुनते ही एजरा की आंखों में लालच चमक उठता है, क्योंकि हर प्रोस्पेक्टर का सपना होता है उस दंतकथा जैसे खजाने तक पहुंचना। थोड़ी देर सोचने के बाद एजरा मान जाता है और उनके साथ उस जगह जाने को तैयार हो जाता है। डेमन अपना सामान समेटने लगता है और इसी बीच बेहद धीमी आवाज में अपनी बेटी सी से कहता है कि जैसे ही वो यहाँ से निकले वो अपनी गन उठाए और उनके पीछे पीछे आए, उसके इशारे का इंतजार करे। जैसे ही वो सिग्नल देगा वो लोग रुक जाएंगे और उसी पल उसे बाहर आकर बड़े वाले को एक ही गोली में खत्म करना है। आखिर में डेमन सख्ती से चेतावनी देता है कि याद रखना सिर्फ एक गोली में काम होना चाहिए, और सी शांत लेकिन पक्की आवाज में कहती है कि वो समझ गई है। इसी के साथ तीनों आगे बढ़ जाते हैं और उसी पल सी अपनी बंदूक कसकर थामे हुए घबराहट में बेहद धीमे और संभले हुए कदमों से उनका पीछा करने लगती है। उसके दिल की धड़कन तेज थी और उसकी नजरें लगातार अपने पिता के इशारे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही डेमन खुले और बिना किसी औट वाले इलाके में पहुंचता है, वह अचानक रुक जाता है और बेहद हल्के से सी को तय किया हुआ संकेत देता है। अगले ही पल पीछे से सी बंदूक लिए आ जाती है और उसी समय डेमन भी बिना देर किए अपनी छोटी बंदूक उनकी ओर उठा लेता है। अब हवा में सन्नाटा, तनाव दोनों फैल चुके थे। डेमन धीरे धीरे उनका सारा सामान वापस अपने पास लेने लगता है, जबकि एजरा बार बार उसे समझाने की कोशिश करता रहता है कि दोस्त, हम साथ मिलकर बहुत अमीर बन सकते हैं, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। लेकिन डेमन एक शब्द भी सुने बिना हर चीज ध्यान से जांचता रहता है। तभी अचानक एजरा का दूसरा साथी मौका देखकर अपनी बंदूक उठा लेता है और अगले ही पल दोनों तरफ से एक साथ गोलियां चल जाती हैं और दोनों वहीं गिर जाते हैं। सी भी घबराहट में गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बंदूक जवाब दे चुकी होती है। उधर एजरा तुरंत डेमन की बंदूक उठा लेता है, मगर अजीब बात यह होती है कि वह सी पर गोली नहीं चलाता और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर सी पूरी ताकत से वहां से भाग निकलती है। कुछ ही पलों बाद एजरा को डेमन की दर्द से भरी कराहने की आवाज सुनाई देती है और वह बेरहमी से दोबारा उसे गोली मार देता है, जिससे डेमन वहीं दम तोड़ देता है। उधर घने और खतरनाक जंगल में सी अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा दौड़ती रहती है। सांस फूलने पर वह कुछ देर के लिए रुकती है और तभी उसे एहसास होता है कि इस पूरे अनजान और जहरीले चांद पर अब उसका कोई भी अपना नहीं बचा है। भटकते भटकते वह किसी तरह वापस अपने कैप्सूल तक पहुंच जाती है और जल्दी से उसके सिस्टम ऑनलाइन करने लगती है। इंजन चालू होता है और एक पल को उसे लगता है कि वह यहाँ से निकल पाएगी, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं होती। अचानक एक तेज धमाके जैसी आवाज के साथ इंजन पूरी तरह फेल हो जाता है और पूरे कैप्सूल में धुआं भरने लगता है। उसी पल सी समझ जाती है कि यह कैप्सूल अब दोबारा उड़ने वाला नहीं है। वह रोने या टूटने की बजाय इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करती है और कैप्सूल के अंदर खाने पीने की चीजें ढूंढने लगती है। वह जरूरी सामान अपने बैग में भर ही रही होती है कि तभी उसे बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वह तुरंत बंदूक लेकर एक कोने में छिप जाती है। धीरे से कैप्सूल का हैच खुलता है और सामने एजरा दिखाई देता है। सी उसे देखते ही बिना सोचे गोली चला देती है, जो एजरा के हाथ में लगती है। दर्द से कराहते हुए एजरा उसकी बंदूक छीन लेता है और उससे मेडिकल किट मांगता है। मेडिकल किट देने के बहाने सी उसके पास जाती है और चालाकी से उसकी बंदूक उठा लेती है और गुस्से से कहती है कि तुमने मेरे पिता को मारा है। एजरा सफाई देता है कि हालात ही ऐसे थे, वह डेमन को मारना नहीं चाहता था,
फिर वह मजबूरी में कहता है कि या तो मुझे मार दो या फिर मेडिकल किट दे दो, लेकिन कुछ तो करो। सी साफ शब्दों में शर्त रखती है कि एजरा उसे उसके कैप्सूल तक ले जाएगा और फिर इस चांद की कक्षा में घूम रहे उस विशाल जहाज तक पहुंचाएगा और बदले में वह उसे जिंदा छोड़ेगी। एजरा पहले इलाज की जिद करता है और आखिरकार सी मेडिकल किट उसे दे देती है। इलाज के बाद एजरा सी की आंखों में जलती बदले की आग देख लेता है और गिड़गिड़ाने की बजाय ईमानदारी के साथ कहता है कि वह बदले की उस आग को अच्छी तरह पहचानता है, क्योंकि वह खुद कई बार ऐसा कर चुका है और उसे इसका कोई खास पछतावा नहीं। जब सी उसे जहाज के बारे में पूछती है ताकि वहां से भाग सके, तो एजरा कड़वा सच सामने रख देता है कि उसके पास कोई जहाज नहीं है। वह बताता है कि ऑरेलेक पत्थर के लालच में उसके और उसके साथियों के बीच पहले झगड़ा हुआ, फिर गोलियां चली और अंत में वह अकेला बच गया। वह सी को समझाता है कि अब वे दोनों एक ही नाव में सवार हैं, क्योंकि सी का पॉड चलकर बेकार हो चुका है और एजरा का जहाज उसके दुश्मन बन चुके साथियों के पास है। आखिर में वह सी को एक काउंटर ऑफर देता है कि अगर वह उसे जिंदा छोड़ दे तो दोनों मजबूरी में पार्टनर बनकर उन भाड़े के लड़ाकों से वही जहाज चुरा सकते हैं और इस जहरीले नरक से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। काफी सोच विचार के बाद सी को मजबूरी में अपने पिता के कातिल के साथ हाथ मिलाना पड़ता है ताकि वह इस नरक जैसे चांद से निकल सके। डील पक्की होते ही दोनों उस जहरीले जंगल की खामोशी में आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते भर एजरा का मुंह बंद नहीं होता। वह बार बार डेमन को नासमझ और अनाड़ी बताता है, जो बिना पूरी तैयारी के मौत के मुंह में चला आया था। यह सुनकर सी अंदर ही अंदर उबलने लगती है। एजरा बीच बीच में उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह बंदूक उसे दे दे, लेकिन सी हर बार सख्ती से मना कर देती है और पूरी यात्रा के दौरान बंदूक का निशाना उसी पर टिकाए रखती है। दोनों अब जंगल के बेहद गहरे हिस्से तक पहुंच चुके थे, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि मानो उनकी चोटियां आसमान को छू रही हों और नीचे की दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूबी हुई हो। दोनों थोड़ी देर के लिए एक जगह रुककर सांस लेने लगते हैं। तभी अचानक सी की नजर दूर जंगल में हिलते हुए एक काले साए पर पड़ती है, जिसे देखते ही एजरा घबरा जाता है और धीमी आवाज में कहता है कि यह सैटर है, यानी इस चांद पर रहने वाले मूल निवासी, और हम उनके इलाके में घुस चुके हैं, इसलिए तुरंत अपनी बंदूक नीचे रखो और हाथ सिर के पीछे कर लो। सी बिना सवाल किए वैसा ही करती है और कुछ पल बाद वो सैटर बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही एजरा राहत की सांस लेकर कहता है कि हमें इन्हीं सैटर का पीछा करना होगा, क्योंकि उसके हाथ का जख्म इस जहरीली हवा की वजह से बुरी तरह संक्रमित हो चुका है और इतने समय से जंगल में रहने वाले इन लोगों के पास इसका इलाज जरूर होगा। इसके बाद दोनों काफी देर तक चलते हुए एक खुले इलाके में पहुंचते हैं, जहां घनी ऊंची झाड़ियां फैली हुई थी। उन्हें पार करते ही वे सैटर की बस्ती में पहुंच जाते हैं और एजरा उनसे अपने हाथ के संक्रमण को ठीक करने की गुहार लगाता है। सैटर उसकी हालत देखकर मदद के लिए मान जाते हैं। असल में ये सैटर इंसान ही थे, जो बहुत पहले ऑरेलेक पत्थरों की तलाश में यहाँ आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए थे। उन्हीं में से एक सैटर, जिसका नाम औरुफ था, एजरा के सामने ढेर सारे कीमती जेम्स रख देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए है। ये सुनकर एजरा हैरानी से पूछता है कि लेकिन क्यों? तभी औरुफ जो कहता है उसे सुनकर सी की रूह कांप जाती है। औरुफ बताता है कि उनके कबीले की इकलौती मदर मर चुकी है और अब उन्हें एक नई मदर चाहिए जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके, और ये जेम्स उसी की कीमत है। तभी सी समझ जाती है कि ये लोग उसे यहाँ हमेशा के लिए रोकना चाहते हैं। डर के मारे वो तुरंत अपना हेलमेट पहनती है और वहां से भाग खड़ी होती है। जंगल में काफी दूर भागने के बाद वो पूरी तरह थक चुकी होती है। तभी उसे थोड़ी दूरी से पानी में बुलबुले उठने जैसी अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। डरी सहमी सी उस दिशा में बढ़ती है और जैसे ही देखती है तो उसकी आंखों को यकीन नहीं होता। सी अनजाने में क्वींस लेयर तक पहुंच चुकी थी, वही जगह जहां उन बेशकीमती जेम्स का विशाल भंडार छुपा था। चारों तरफ से आती आवाजें ये एहसास दिला रही थी कि पूरा जंगल जिंदा है। जमीन के अंदर धंसे हुए ये पॉड्स किसी मांस वाले जीव की तरह सांस ले रहे थे और अपने भीतर तरल को प्रोसेस कर रहे थे। थकान और मायूसी से भरी सी इस चांद के विशाल ग्रह के सामने बैठ जाती है। यह नजारा जितना सुंदर था उतना ही डरावना भी। तभी अचानक उसके रेडियो पर किसी की आवाज गूंजती है। वो उस आवाज का पीछा करती है और तभी उसे दूर घने जंगल में एक टेंट दिखाई देता है। सी धीमे कदमों से उसके करीब जाती है, डरते हुए। जैसे ही वो टेंट का पर्दा हटाती है, अंदर कदम रखते ही कोई उसकी बंदूक छीन लेता है। यह कोई और नहीं बल्कि एजरा था। एजरा उसे बताता है कि जब वो वहां से भागी थी तो सैटर ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। मजबूरी में उसने खुद ही अपना इलाज करने की कोशिश की, लेकिन गलती कर बैठा। उसने संक्रमण को पूरी तरह साफ नहीं किया और अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि दवा काम नहीं आएगी। अगर उसका हाथ नहीं काटा गया तो जहर पूरे शरीर में फैलकर उसे मार डालेगा। भारी मन से काफी सोचने के बाद सी ये भयानक फैसला लेती है। वो सर्जरी के औजार उठाती है और कांपते हाथों से धीरे धीरे एजरा का हाथ काटना शुरू करती है। दर्द और चीखों के बीच कुछ ही देर में वो हाथ पूरी तरह उसके शरीर से अलग हो जाता है।
और उसी पल दोनों को एहसास हो जाता है कि अब इस चांद पर जिंदा रहने की कीमत पहले से कहीं ज्यादा भारी होने वाली है। थोड़ी देर जमीन पर बैठकर सांसें संभालने के बाद दोनों फिर से उस अजीब और जहरीले जंगल के भीतर आगे बढ़ने लगते हैं। अब तक सी के मन में एजरा को लेकर जो डर और नफरत भरी गांठ जमी हुई थी वह धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी थी और वह अनचाहे ही उससे बातें करने लगी थी। चलते चलते सी भारी आवाज में बताती है कि उसके पिता डेमन हमेशा यही चाहते थे कि वह एक बेहतर जिंदगी जिए, इसलिए वह उसे अपने साथ इस जानलेवा चांद पर लेकर आए थे ताकि ये ऑरेलाइक जेम्स इकट्ठा करके उनका पूरा कर्ज चुकाया जा सके और फिर कहीं दूर सुरक्षित जगह पर शांति से जिंदगी बिताई जा सके। लेकिन इस चांद पर कदम रखते ही सब कुछ बिखर गया। पहले उनका सपना टूटा और फिर उसने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया। सी की आवाज कांपने लगती है और वह कहती है कि काश वे कभी यहाँ आए ही ना होते। एजरा कुछ देर तक चुप रहता है, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो, फिर गहरी सांस लेकर कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह खुद को दोषी मानता है, क्योंकि उसी के हाथों डेमन मारा गया था और सी चाहे तो उसे कभी माफ न करे। सी कुछ नहीं कहती क्योंकि वह जान चुकी थी कि एजरा ने भी अपना साथी खो दिया है और अब बीती बातों को कुरेदने से कुछ बदलने वाला नहीं था। इसी बीच रात उतर चुकी थी और इस चांद के आसमान में मौजूद विशाल ग्रह हल्की रोशनी फैला रहा था, जैसे कोई सूरज धीरे धीरे बुझ रहा हो। उसी फीकी रोशनी में दोनों बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि उन्हें उस कैप्सूल तक पहुंचना था जो इस जहरीले नरक से बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद था। कुछ देर बाद वे एक ऊंचे इलाके पर पहुंचते हैं जहां से नीचे पूरा इलाका साफ दिखाई देता है और वहां पहले से कई मर्सिनरी अपने हथियारों के साथ डेरा डाले हुए थे। दोनों अपने सूट की लाइट बंद कर देते हैं और बेहद सावधानी से धीमे कदमों में आगे बढ़ते हैं ताकि किसी को भनक न लगे। लेकिन तभी एक मर्सिनरी उन्हें पकड़ लेता है और उसी क्षण उनकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ती है। जंगल की कीचड़ और गंदगी के बीच रखा एक बिल्कुल साफ कांच का बॉक्स जिसके अंदर गुलाबी त्वचा वाला एक आदमी बैठा हुआ था, जैसे किसी पवित्र वस्तु को कैद कर लिया गया हो। तभी उन्हें समझ आता है कि ये मर्सिनरी सिर्फ खनन के लिए नहीं आए थे, बल्कि इस इंसान को किसी कीमती माल की तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। शायद वह किसी दूसरे ग्रह का धार्मिक गुरु या राज परिवार से जुड़ा कोई खास व्यक्ति था जिसे किसी भयावह बलि के लिए ले जाया जा रहा था। हालात को भांपते हुए एजरा बिना डरे सीधे उनके कैंप के बीच चला जाता है और खुद को डेमन बताता है। असल में वो मरे हुए डेमन की पहचान चुरा रहा था क्योंकि उसे पता था कि इन मर्सिनरी ने डेमन को कभी देखा ही नहीं है। उन्हें बस इतना मालूम है कि डेमन नाम का कोई आदमी यहाँ माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट पर आने वाला था। सामने बैठा आदमी मिक्कन उसे घूरते हुए कहता है कि वह बहुत देर से पहुंचा है, जिस पर एजरा तूफान में फंसने और रास्ता भटकने की कहानी सुनाकर देर से आने की माफी मांगता है। खुदाई शुरू करने से पहले एजरा साफ शब्दों में शर्त रख देता है कि उन्हें उनके हिस्से के पैसों के बदले उस जहाज में लिफ्ट चाहिए ताकि वे इस चांद के ऑर्बिट में घूम रहे बड़े यान तक पहुंच सके। मिक्कन बहाना बनाता है कि जहाज पहले ही भारी है और नए लोगों को नहीं ले जा सकता। इस पर सी और एजरा तकनीकी बहस छेड़ देते हैं कि कैसे जहाज के कुछ हिस्से हटाकर वजन कम किया जा सकता है। बात जब बिगड़ने लगती है और मर्सिनरी धमकी देने लगता है, तब एजरा पलटवार करते हुए खुद को गेटकीपर घोषित करता है और कहता है कि खजाने की सही जगह सिर्फ वही जानता है। वह सीधी धमकी देता है कि या तो उन्हें साथ ले जाया जाए, चाहे इसके लिए बैकअप फ्यूल फेंकना पड़े या किसी क्रू मेंबर को छोड़ना पड़े, वरना एक भी जेम हाथ नहीं लगेगा। एजरा का यह दांव काम कर जाता है और आखिरकार मिक्कन मजबूर होकर सेकेंडरी बैकअप फ्यूल गिराने का फैसला करता है ताकि जहाज हल्का हो सके और डील पक्की हो जाती है। इसके बाद मिक्कन दोनों को खुदाई वाले इलाके में ले जाता है जहां एजरा सावधानी से जेम निकालने की प्रक्रिया शुरू करता है। वह छेद में एसिड डालता है और अंदर हाथ डालकर उस चिपचिपे जैविक पदार्थ को बाहर निकालता है, फिर धीरे धीरे उसे काटने लगता है। मगर यह काम उसका नहीं था, यह हुनर डेमन के पास था। एजरा से गलती हो जाती है और एसिड जेम को पूरी तरह खराब कर देता है। हालात संभालते हुए एजरा पास खड़े गार्ड से कहता है कि कोई बात नहीं, अगला जेम निकाल लेंगे। लेकिन उसी पल सी समझ जाती है कि हालात अब उनके काबू से बाहर जा सकते हैं और आगे जो होने वाला है वह और भी खतरनाक होगा। वह दोबारा दूसरे छेद की ओर बढ़ता है और उस चिपचिपी जैविक परत के अंदर हाथ डालकर उसे काटने की कोशिश शुरू करता है, लेकिन बार बार उसकी उंगलियां कांप जाती हैं और हर छोटी सी गलती के साथ एसिड बाहर निकलने लगता है, जिससे कीमती जीम्स धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा था। यह दृश्य देखकर मिक्केन का धैर्य टूट जाता है और वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों को यह काम आता ही नहीं, और वह सीधे उन पर बंदूक तान देता है। इसी पल सी आगे बढ़ती है और मिक्केन को रोकते हुए खुद जेम निकालने की जिम्मेदारी ले लेती है, क्योंकि उसके पिता डेमन ने उसे यह काम बेहद सावधानी और धैर्य से करना सिखाया था। अब सी और एजरा दोनों की जिंदगी उसी पल पर टिकी हुई थी, क्योंकि अगर सी भी नाकाम रहती तो दोनों को वहीं मार दिया जाता। लेकिन दुर्भाग्य, सी भी गलती कर बैठती है और उससे चूक हो जाती है। एसिड पूरे जीएम को जला देता है। मिक्केन ये देखकर समझ जाता है कि इन दोनों ने झूठ बोला था
और वह पीछे मुड़कर अपने साथियों को सच बताने ही वाला होता है कि तभी एजरा अचानक उस पर टूट पड़ता है और उसका सिर जबरदस्ती एसिड से भरे गड्ढे में धकेल देता है, जिससे वह तड़पते हुए वहीं मारा जाता है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। बाकी सभी भाड़े के सैनिक सब कुछ समझ चुके थे और हथियार लेकर दोनों की ओर दौड़ पड़ते हैं। एजरा हालात संभालने की कोशिश करता है और झूठ बोलते हुए कहता है कि वह आदमी लालच में फिसल गया था और खुद ही एसिड में गिर पड़ा, लेकिन किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। तभी सी मौके का फायदा उठाकर एक केमिकल की बोतल उसी गड्ढे में फेंक देती है, जिससे चारों ओर जहरीला धुआं फैल जाता है और उसी अफरा तफरी में सी और एजरा जान बचाकर घने जंगल की ओर भाग निकलते हैं। पीछे से गोलियां चलती रहती हैं, लेकिन दोनों किसी तरह जंगल की आड़ ले लेते हैं। हालांकि एक महिला सैनिक अब भी उनका पीछा कर रही होती है। एजरा जल्दी से एक योजना बनाता है और सी से कहता है कि वह सामने से दौड़कर उसका ध्यान भटकाए ताकि वह पीछे से हमला कर सके। सी सहमति में सिर हिलाती है और सही मौका देखकर आगे बढ़ती है, लेकिन वह उससे बचकर निकलने की बजाय उस सैनिक पर झपट पड़ती है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। उसी पल एजरा भी वहां पहुंचता है, लेकिन तभी एक तेज नुकीली वस्तु उसके शरीर में घुस जाती है। दर्द से कराहते हुए भी एजरा हार नहीं मानता और पूरी ताकत से उस महिला पर टूट पड़ता है और लगातार चाकू से उसकी गर्दन पर वार करता है, जिससे वह वहीं ढेर हो जाती है। लहूलुहान हालत में एजरा सी से कहता है कि उसकी बंदूक उठाओ और यहाँ से भाग जाओ, तुम अब भी बच सकती हो। लेकिन सी भागने की बजाय दवा लेने वापस जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। फिर उसे सहारा देकर उस कैप्सूल तक ले जाती है, जहां वही गुलाबी त्वचा वाला रहस्यमय आदमी मौजूद होता है जो सी की मदद करता है और दुश्मनों को मार गिराता है। इसके बाद सी और एजरा उसी कैप्सूल में बैठकर उस जहरीले नरक जैसे चांद को हमेशा के लिए छोड़कर अंतरिक्ष की ओर निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।